नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 208वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके जिस हिसाब से अब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी लैंग्वेज का आइडिया आपको हो सके और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाए और एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लुशाई पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो लुशाई पहाड़ियां हैं, लुशाई पहाड़ी आपके नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। यह आपके नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है मिजोरम, वहां पर पड़ती हैं और इन पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं उनकी लोकेशन कई बार आपसे पूछ ली जाती है। जैसे खासी पहाड़ी की बात करें तो ये आपके मेघालय में आती है। पटकाई पहाड़ियां कई सारे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के इसका विस्तार है। विशेषकर पूछेगा पटकाई बूम पहाड़ी वो कहाँ है, तो वो आपके अरुणाचल में आती है। ठीक है। इसी प्रकार नागा पहाड़ी नागालैंड में, मिजो आपके मिजोरम में, और इसी मिजो पहाड़ी को लुशाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में बनता है। इसके अलावा और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं पूर्वांचल की, जो हमारा उत्तर पूर्व है वहां की, इसमें आपके पास एक पेपर में आती है डाफला पहाड़ी। ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एक आपने सुनी होगी नाम, कई बार पेपर में आती है, मिरी और मिशमी पहाड़ी। ये दोनों भी आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है। इसके अलावा खासी के साथ साथ आपने गारो को सुना होगा, गारो, खासी, और एक और होती है जयंतिया। ये सारी पहाड़ियां कहां पर हैं? ये आपके मेघालय में पड़ती हैं। ठीक है। जो खासी है ये मेघालय के अंदर है, ध्यान रखेंगे। मिरी और मिशमी अरुणाचल में है और एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिकिर, यह आपके असम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पाबोस प्रथा का अनुसरण किया था। देखिए, बलबन ने अपने शासनकाल में सिजदा और पैबोश प्रथा की शुरुआत करी थी। कई बार ये सवाल आता है, सिजदा और पैबोश प्रथाओं को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुरू किया, तो आप नाम याद करेंगे बलबन ने। ठीक है। सिजदा, इसके अंदर क्या होता था कि सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठ जाना। ठीक है। और पैबोश का मतलब हो गया पेट के बल लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इस प्रकार की प्रथाओं को भारत में किसने शुरू किया? बलबन ने। बलबन ने इन प्रथाओं को कहां से लिया था? तो फारसी प्रथाओं से लिया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। जो बलबन था इसने अपने दरबार में फारसी जो ये प्रथाएं थी इनको अपनाया। फारसी एक त्यौहार था नवरोज, उसकी शुरुआत करी। अपने पूरे दरबार को इसने ईरानियों की तरह बनाने का प्रयास किया था। ठीक है। तो सवाल आता है कि कहां से इसने अपनाया, तो फारसी देगा या ईरानी देगा, दोनों में से आपको जो विकल्प में आए उसको आप टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाले स्टेटमेंट को चुनना है। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर यह सवाल है। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं, पंचवर्षीय योजना को लेकर हर एग्जाम में आपसे सवाल बन जाता है। हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहां पर इन तीन कथनों को देखते हैं। पहला, पहली पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पीसी महालनोबिस मॉडल पर पहली वाली नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि विकास पर जोर दिया, ये वाला कथन आपका सही है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया, यानी प्राथमिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया, यानी द्वितीय क्षेत्र पर फोकस रहा, और तीसरी में दोनों पर रहा। ठीक है। तो कथन यहां पर सही है। तीसरा, भारत में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिया गया था।
जो ये 5 ईयर प्लान था, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये कहां से लिया था? भारत ने यूएसएसआर से लिया था, यानी आज के रशिया से लिया था। आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो पहला वाला गलत है, बाकी दोनों कथन आपके सही हैं। 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। सवाल आया है कई बार कि पंचवर्षीय योजनाओं का सिद्धांत या पंचवर्षीय योजनाओं की जो कल्पना है वो हमने किस देश से ली है? तो रशिया, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू करी थी? यह क्वेश्चन हाल ही में आपसे CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। 1857 की क्रांति को लेकर हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार बना है। अब इतना डीप बनने लगा है कि आपसे तिथि पूछने लगा है कि कितनी तारीख को यह विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ में। आपने पढ़ा होगा मेरठ के अंदर यह विद्रोह शुरू होता है 10 मई 1857 को। ठीक है, और इसी दिन ये जो सैनिक थे यहाँ के जो अधिकारी थे उनको मार देते हैं और दिल्ली की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, मेरठ के सैनिकों ने इसी तारीख को 10 मई को जेल खानों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो अंग्रेज उनके सामने आए उनको मारना शुरू कर दिया। मेरठ में उनको काफी सफलता वहां पर मिली। उसके बाद वो दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचे 11 तारीख को और दिल्ली पहुंचकर जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति के ऊपर भी एक पूरा प्रैक्टिस सेट MCQ के फॉर्मेट में ऑलरेडी बना हुआ है। आप ट्रेंडिंग जीके चैनल से उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनी है जिससे आपका 1857 अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी 10 से 19 साल के बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना था? जनगणना को लेकर के, जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर के सवाल आते रहे हैं, लेकिन अब वो और अलग अलग तरह का डेटा पूछे जाने लगा है, एग्जाम में पूछने लगा है। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल बना कि किशोर जनसंख्या बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में कुल किशोर जनसंख्या थी वह कितना प्रतिशत थी? ये थी आपकी 20.9%, यानी लगभग 21% आबादी भारत में कैसी थी? किशोर आबादी थी, यानी 10 से 19 साल के बच्चे थे। ठीक है, लगभग 50% के करीब वैसी आबादी थी जो 20 से लेकर के 59 आयु वर्ग में आते हैं। इस बीच में कितने थे? लगभग 50% के करीब। 9% के करीब ऐसे थे जो 60 के ऊपर थे भारत में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। दुनिया का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो लगभग 17.5% रहता है। भारत की आबादी में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? पुरुषों का प्रतिशत था 51.47। महिलाओं का कितना था? 48.53। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछता है कि 2011 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी? तो जन्म दर कितनी थी भारत में? 21.4 थी। ठीक है, मृत्यु दर कितनी थी? मृत्यु दर थी 7। ठीक है, 7% मृत्यु दर और जन्म दर लगभग 21.5%। शिशु मृत्यु दर कितनी थी भारत में? शिशु मृत्यु दर थी 40%। ठीक है, ये कुछ ऐसे डेटा जो उतने हाईलाइटेड नहीं रहते हैं, उनको इतना याद नहीं किया जाता, लेकिन अब पेपर में यहां से सवाल बनने लगे हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम से पहले 2011 के जो आंकड़े हैं उनको देखकर जरूर जाएं, यहां से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 2011 जनगणना के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना है। 2011 जीके ट्रैकर आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से वृहत कथा कोश के लेखक कौन है? जो वृहत कथा कोश है इसका लेखक माना जाता है हरिसेन को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है समुद्रगुप्त का, उसकी प्रशस्ति में जो लिखा गया है वो भी इन्हीं की बनाया हुआ है। इन्हीं की एक फेमस रचना है वृहत कथा कोश। इसको ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया था। किसकी रचना है? तो संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान हरिसेन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? देखिए, कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है।
त्रिपक्षीय संघर्ष यानी तीन राजवंशों में संघर्ष होता है। किस पर कब्जा करने के लिए? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। कौन से वो तीन राजवंश थे? एक राजवंश था पाल राजवंश, एक राजवंश था प्रतिहार राजवंश और एक राजवंश था राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है, इन तीनों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए आपस में संघर्ष किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन कौन लड़े थे आपस में? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट लड़े थे। किसको लेकर लड़े थे? कन्नौज के लिए लड़े थे। ठीक है, यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है किसके काल में शुरू हुआ? सबसे पहले यह त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ जब प्रतिहार राजा था, उसका नाम था वत्सराज, इसके द्वारा। दूसरी तरफ पाल राजा में था धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक में राजा उनके ध्रुव शासक कर रहे थे। इनके बीच ये शुरू हुआ, कई पीढ़ियों तक ये चला। अंततः कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? अंततः कन्नौज को प्रतिहारों ने जीता था। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए टेम्पररी अस्थायी तौर पर धर्मपाल ने उस पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंततः जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष रहा, इसका रिजल्ट क्या था? जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था वो इसको जीत गया था और उसने फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? तो भारत की संविधान की विशेषताएं यहां पर दी गई हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन यहां पर गलत है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। पहला वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि नए राज्य का निर्माण करना यह आर्टिकल 2 में कहा गया है, नए राज्य का प्रवेश। और अगर पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तित करके, उनके नाम में परिवर्तित करके कोई नया राज्य बनाना हो, वो होता है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 5 का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, क्या यह आपका सही है? यह आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। संघ सूची, आप जानते हैं हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक सूची है राज्य सूची, एक है हमारी संघ सूची और एक है हमारी संवर्ती सूची। जो संघ सूची है हमारी, इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तो 97 थे। राज्य सूची की बात करें, इसमें वर्तमान में 61 है, जब संविधान लागू हुआ तब इसमें 66 विषय थे। संवर्ती सूची की बात करें, इसमें वर्तमान में 52 है, शुरुआत में 47 थे। ठीक है, जो संघ सूची है उस पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाएगा, संवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है संघ सूची के विषय में राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, आप कहेंगे ये गलत है। ठीक है, तीसरा, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों संवर्ती सूची के विषय पर कानून पारित कर सकते हैं, ये वाला कथन आपका सही है। ठीक है, संवर्ती सूची के विषयों पर कोई भी कानून बना सकता है, केंद्र भी और राज्य भी। अगर दोनों कानून बना देते हैं या दोनों ने कानून बनाया हुआ है तो केंद्र के कानून को यानी संसद के कानून को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, आपको पूछा है इनमें से गलत कौन सा है, तो पहला और दूसरा यहां पर गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि आप धार्मिक उद्देश्यों से या दान के उद्देश्य से जो धार्मिक आयोजन वगैरह है उनका आप आयोजन कर सकते हैं, उनका मैनेज कर सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, उनको चला सकते हैं? तो ये बात कही गई है आपके आर्टिकल 26 में। जो आर्टिकल 26 है वो ये कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धर्म से जुड़े मामलों के प्रबंध की आपको आज़ादी है। धार्मिक उद्देश्यों से, दान के उद्देश्यों से आप संस्थानों आदियों को बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आपको कोई भी धर्म स्वीकार करने का अधिकार है। दूसरा है आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो हमारा सवाल था। तीसरा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता,
यानी टैक्स से छूट जो मिलती है धार्मिक आयोजनों में या धार्मिक संस्थानों को, वो इसमें है आर्टिकल 27। और फिर आता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यानी अगर किसी स्कूल किसी कॉलेज में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आपके पास अधिकार है, आप चाहे वहां पर रहें चाहे आप ना रहें। और यही आर्टिकल भी कहता है कि किसी भी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाती है तो आपके पास वहां पर रहने या न रहने का अधिकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बना था। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील सांभर भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए, भारत की इस खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो झील है वह है सांभर झील। राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान आपका कहां पड़ेगा, किस दिशा में पड़ेगा? आप देखेंगे अगर तो राजस्थान पड़ता है भारत के पश्चिमी इलाके में और उत्तर की ओर पड़ेगा, तो यानी उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। अब राज्य भी पूछ लेता है, कई बार स्थिति पूछ लेता है, तो उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आप कहते चिल्का झील है उड़ीसा की। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील, समुद्र से लगी हुई झील, तो भी चिल्का। और अगर पूछ लेगा जैसे यहां पर लिखा है थलीय झील यानी अंतःस्थलीय झील जो समुद्र से नहीं लगी है, तब आप कहेंगे सांभर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? मौलिक कर्तव्यों को लेकर के 4 कथन दिए हैं। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला कथन गलत है। पहला, 44वां संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया था। यह आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। तो पहला कथन आपका गलत है। 86वां संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया, यह आपका बिल्कुल सही है। शुरुआत में जब 42वां संशोधन किया गया 1976 में, तब मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। उस समय इनकी संख्या 10 थी। इसके बाद सन 2002 में 86वां संशोधन किया गया और तब 11वां मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य यहां पर जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51A का पहला खंड, इसमें आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान शामिल है। तीसरा कथन भी आपका सही है। मौलिक कर्तव्य जो आपको दिए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य जिनका उल्लेख संविधान में है, उसमें पहला कहता है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संविधान की संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का आदर करें। वो पहले वाले खंड में कहा गया है। दूसरे खंड में कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने दिल में रखें और उनका पालन करें। ऐसे ही पूरे 11 हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार कहा इन 11 के क्रम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यह तीसरा वाला भी सही है। चौथा, मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। तो 6 से 14 साल के बच्चों को उनकी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाए, उनके माता पिता का यह कर्तव्य है। ये वाला भी सही है। यही हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे 2002 में जोड़ा गया था। तो पहला आपका गलत है। आपको पूछा है कौन सा गलत है, आपने कहा केवल पहला वाला गलत है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन एक एग्जाम में अलग तरीके से आया था कि भारत में जनगणना करवाने का जो कर्तव्य है वो किसका है। तब आपने कहा था गृह मंत्रालय का है या गृह मंत्रालय के अधीन वो काम होता है। ठीक है, ध्यान रखना जनगणना का काम स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं होता। ठीक है, अब जो जनगणना होती है हमारी, उसमें जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। अब जब जनगणना ही गृह मंत्रालय के अधीन हो रही है तो ये जो अधिकारी होगा ये भी किसके अधीन होगा? गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान और क्षेत्र। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको देखा था, वहां पर अलग तरीके से यह सवाल था, यहां पर मिलान करने के लिए आ गया। एक छोटा सा चेंज यहां पर दिया था, जैसा यह क्वेश्चन बना था यूपी पीसीएस में सवाल आया था और इसमें आयोग ने थोड़ा सा अलग हटके आंसर को माना था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा यहां पर शामिल किया। हमने बात करी है कि मानसून आने से पहले या मानसून की वर्षा आने से पहले जो भारत में तूफान, हवाएं या वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, उसे फूलों वाली बौछार यानी
ब्लॉसम वर्षा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बंगाल में काल बैशाखी कहते हैं, उत्तर भारत के इलाकों में इसे लू कहते हैं। ठीक है, अब इसका मिलान करते हैं। पहले जो आम्र वर्षा है, इसको ध्यान रखना, यहां पर दक्षिण भारत के खासकर केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके इलाकों में जो यह वर्षा होती है इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब पहले का आंसर आप देखेंगे कि 2 होना चाहिए, केरल दिया है, लेकिन जैसा मैंने कहा केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। विकल्प अगर आप देखेंगे, विकल्पों के आधार पर आपको टिक करना था। यहां पर एक आंसर कहीं पर भी 2 नहीं है, यानी आप आम्र वर्षा को केरल पर टिक नहीं कर सकते। लेकिन आपको दूसरी बात भी पता है कि इसे यह नाम केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कहते हैं, यानी पहले का आंसर 3 हो सकता है। ठीक है, तो 3 हम यहां पर लिख लेते हैं। फूलों वाली बौछार, चेरी ब्लॉसम हम जिसको कहते हैं, यह नाम मुख्य तौर पर कर्नाटक में दिया जाता है, लेकिन फिर वही बात कि इसे दक्षिण भारत में विशेषकर, ये कॉफी के लिए अच्छी होती है, इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, फूलों वाली बौछार कहते हैं कर्नाटक, केरल के इलाकों में। अब बी का आंसर वैसे तो 3 होना चाहिए, लेकिन 3 हमारे पहले का आंसर है। फूलों वाली बौछार आपका क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, यानी इसके बाद आ जाएगा 2। ठीक है, बाकी इन दोनों का आपको अच्छे से क्लियर है। काल बैसाखी इसे बंगाल में कहते हैं, यानी तीसरे का 4, और लू इसे पंजाब से बिहार तक, यानी उत्तर भारत से लेकर के बीच में आने तक, दिल्ली, पटना, यहां तक जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं, यानी चौथे का हो जाएगा 1। तो विकल्पों के आधार पर आपका ये विकल्प बना। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि आम्र वर्षा केरल, कर्नाटक दोनों में आ सकता है, और चेरी ब्लॉसम या फूलों की वाली वर्षा कर्नाटक, केरल दोनों में आ सकता है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर इसे नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, असम में इसे बोडो चिल्ला कहते हैं। तो 3, 2, 4, 1 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना करी गई है। तो संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार है जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करना, यानी जबरन श्रम किसी से नहीं कराया जाएगा और मानव का दुर्व्यापार भी नहीं किया जाएगा। यानी पहला ये वाला हो गया आपका, ये बात कही गई है आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 में कहा गया है कि बालकों के, यानी जो 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, यानी कारखानों, खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। ये बात आर्टिकल 24 में कही है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल यही 2 आर्टिकल हैं। इन 2 आर्टिकलों में ये 2 बातें कही गई हैं। दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अस्पृश्यता का अंत है, ये भी मौलिक अधिकार का ही एक पार्ट है, लेकिन ये आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 17, जो हमें ये बात कहता है कि छुआछूत का अंत करना है, अस्पृश्यता का अंत करना है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये किसमें कही गई है, ये बात कही गई है जो संस्कृति और शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 29 और 30। इसमें जो 29 वाला आर्टिकल है उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। आप जानते हैं हमारे आर्टिकल में 19 से लेकर के 22 तक जो आर्टिकल हैं उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद दिए गए हैं। जो आर्टिकल 19 है खुद इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में कौन कौन सी स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, दूसरी जो आजादी है वो है शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये इसकी दूसरी आजादी है। पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है, ये इसकी 5वीं आजादी है यहां पर। इसके बाद आता है किसी व्यापार या व्यवसाय को करने की आजादी, ये भी इसका एक पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट हो गए। संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता इसका पार्ट नहीं है, ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, ये कानूनी अधिकार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार करें और इन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यानी जो पहले बना पेशवा उसको पहले आपने रखना है। मराठा साम्राज्य के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। मराठा साम्राज्य में जो पहले पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ।
ये पहले पेशवा थे, 1713 से लेकर 1720 तक ये पेशवा रहे। जो दूसरे पेशवा थे उनका नाम था बाजीराव प्रथम, उनका नाम विकल्पों में नहीं है। इनके बाद यानी सबसे पहले तो 4 आए, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम बने, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव यहां पर मराठाओं के पेशवा बने, यानी 4 के बाद आ जाएगा 2। बाजीराव जो बालाजी बाजीराव थे इनके बाद माधवराव नारायण राव प्रथम यहां पर पेशवा बने, माधवराव के बाद नारायण राव यहां पर पेशवा बने, यानी 3 आ जाएगा। नारायण राव की हत्या इनके चाचा रघुनाथ राव, जिनको राघोबा भी कहते हैं, इन्होंने कर दी थी और ये कुछ समय के लिए पेशवा बने, यानी 1 आ जाएगा। तो 4 2 3 1 इसका सही क्रम यहां पर होगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। मराठा पेशवाओं को लेकर के, राजाओं को लेकर के क्वेश्चन आपके पास बनते रहते हैं। तो पूरे मराठा साम्राज्य के क्वेश्चन हमने करे हैं कवर, कैसे मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ और कैसे आंग्ल मराठे युद्ध में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, मराठा साम्राज्य जीके ट्रैकर आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 3 लड़ाइयां दी गई हैं। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये कब लड़ा गया? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध था ये कब लड़ा गया? 1845 से 46 के बीच में। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये कब लड़ा गया? 1775 से 1782 के बीच में। तो आप देखेंगे पहले मैसूर के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया, फिर मराठाओं के साथ और फिर अंत में सिखों के साथ। तो 1 3 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है? यानी नगर निकायों में महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है वह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? यह सवाल भी पेपर में बन चुका है। कई बार पंचायतों में आरक्षण का आर्टिकल पूछ लेता है। पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था करी गई है वो आपके आर्टिकल 243 घ, जिसे 243 डी कहते हैं, उसमें है। और नगर पालिकाओं में या नगर निकायों में जो आरक्षण है वो 243 टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे 243 टी या 243 न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आरक्षण के लिए आपने पंचायतों और नगर निकायों दोनों को ध्यान रखना है। अगला, निम्न में से सही कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं यहां पर सही वाला स्टेटमेंट कौन सा है। पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, संसद के द्वारा पारित अधिनियम या कानून के द्वारा यह बना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है आपका, ये बिल्कुल एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत करी गई। ये आपका गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। राष्ट्रीय महिला अधिनियम जो आया था 1990 का। ठीक है, तो अधिनियम 90 का था, संस्था या जो आयोग बना वो 92 में बना। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला आपका यहां पर सही कथन हो जाएगा। ठीक है, आयोगों के ऊपर जो भारत में अलग अलग आयोग बने हैं, चाहे वो आपका महिला आयोग हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, SC ST आयोग हो, OBC आयोग हो, विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन संवैधानिक है, कौन सांविधिक है और कौन है जो दोनों ही नहीं है, सबके ऊपर हमने संविधान वाली क्लास में डिटेल में बात करी थी। नेक्स्ट है, रोलेट कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में आपने 1919 को टिक नहीं करना है, न 1918 को करना है। सही आंसर होगा 1917। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 1917 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया रॉलेट कमेटी। ठीक है, सितंबर 1917 में यह बनी थी। इस कमेटी का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको कैसे रोका जाए। इसने अपनी रिपोर्ट 1918 में जमा करी। इसी समिति की रिपोर्ट पर, ये जो रॉलेट समिति थी, इसी की रिपोर्ट पर एक कानून आया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। वो इसी समिति की सिफारिशों पर आया था। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, इसी अधिनियम को अपराध अधिनियम या काला अधिनियम या काला कानून के नाम से जाना जाता है। बाद में इसी का विरोध हुआ और इसी के विरोध के फलस्वरूप एक घटना भी घटी जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड।
उस पूरी कहानी को हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में डिटेल से समझा था कि कैसे पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा और कैसे चीज़ें वहाँ पर घटित हुई थी। यहाँ से भी कई बार सवाल आपके बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर कवर किया। इन क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ चीज़ों को लिंक करके समझने का प्रयास किया ताकि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं, रटने की आवश्यकता आपको ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।